हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो ऑफ जनरल माइक्रोबायोलॉजी पे, माइक्रोस्कोपी। ठीक है। एज सच अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंटली, अगर फ्रेंकली बात कहूँ तो माइक्रोस्कोपी पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है। एमसीक्यू भी नहीं आते, कुछ कुछ एमसीक्यू है वो मैं बीच में बताऊंगा, बाकी शॉर्ट नोट तो आते ही नहीं है। बट अपन कुछ टॉपिक छोड़ना नहीं चाह रहे, तो ब्रीफ आइडिया लेंगे इसके बारे में। ठीक है, अपन ब्रीफ आइडिया लेंगे क्योंकि अपन हर चीज़ जब पढ़ेंगे, हर कोई भी इन्फेक्शन पढ़ेंगे, टीबी या कुछ भी, एंथ्रेक्स, बेसिल, जो भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है। स्किन के इन्फेक्शंस पढ़ेंगे, जितने भी इन्फेक्शंस पढ़ेंगे सब में अपन माइक्रोस्कोपी की हेल्प लेंगे। ठीक है। मेन बात यह है कि वो हेल्प लेंगे जब अपन, तो वो चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि ये कौन से माइक्रोस्कोप में देखना है। ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के माइक्रोस्कोप्स इसमें डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, बट जितना आपके लिए सफिशेंट है उतना करेंगे। तो माइक्रोस्कोपी की नीड तो क्यों है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ होती है उनकी। ठीक है। आप अपनी नेकेड आई से उनको देख सकते हो क्या? अभी आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है एयर के अंदर, क्या आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। आपको इन्फेक्शन भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है। ठीक है। तो उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, माइक्रोमीटर की रेंज में होती है। ठीक है। माइक्रोमीटर की रेंज में होती है बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट्स। ठीक है। इनकी जो रेंज होती है ये माइक्रोमीटर की रेंज में होती है। और वायरसेस जो होते हैं वो तो इनसे भी छोटे होते हैं, इनकी रेंज नैनोमीटर की रेंज में होती है, इनसे भी छोटे होते हैं। ठीक है। तो अपनी नेकेड आई इनको नहीं देख सकती। ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो बैक्टीरिया की जो है वो 0.2 टू 1.5 माइक्रोमीटर डायमीटर की रेंज होती है। फंगस की अगर मैं बात करूँ तो इनके हाइफे जो होते हैं वो 2 से 10 माइक्रोमीटर की लेंथ में होते हैं। नहीं याद रखना डाटा, कोई मतलब नहीं है। पैरासाइट्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, आप सबको पता है। एक तो प्रोटोजोआ होता है और एक होता है आपके हेलमिन्ट्स। ठीक है। प्रोटोजोआ की रेंज भी माइक्रोमीटर के अंदर ही होती है। हेलमिन्ट्स जो है, ये हेलमिन्ट्स का थोड़ा लफड़ा है। लफड़ा कुछ नहीं है, हेलमिन्ट्स मतलब वही राउंड वॉर्म, एस्केरिस और वो सब पढ़ते हैं, तो ये आपको दिख जाते हैं नेकेड आई से। ठीक है। ये आपके मिलीमीटर से सेवरल मीटर्स की रेंज में भी होते हैं, तो इनको माइक्रोस्कोप से नहीं देखते अपन। ठीक है। और वायरस जो होते हैं वो इनसे भी छोटे होते हैं। वायरस की रेंज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये 20 से लेके 300 नैनोमीटर तक की रेंज होती है। स्मॉलेस्ट वायरस 20 नैनोमीटर का होता है और लार्जेस्ट वायरस 300 नैनोमीटर का अभी तक आइसोलेट करा हुआ है। अभी तक जो मैंने रेंज बताई ये याद नहीं रखनी, नहीं रखनी, नहीं रखनी, बस इतना याद रखना है कि ये तीनों जो है ये अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो उसमें से बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ इनकी रेंज माइक्रोमीटर में, और वायरस की रेंज आपको ध्यान रखनी है 20 से 300 नैनोमीटर। ठीक है। तो ये अपन देखेंगे, तो इनको अपन विजिबल नहीं होते ये नेकेड आई से। ठीक है। तो इसी के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ी। ठीक है। तो इनको देखने के लिए अपन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ठीक है। उसके अंदर भी अगर मैं बात करूँ, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और फंगस है, ये अपन नॉर्मल जो आप लाइट माइक्रोस्कोप जिससे आप फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स देख के आए हो, उन लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं उसको। ठीक है। सबको पता है, सब बेसिक फंक्शन भी पढ़ के आए हो माइक्रोस्कोप के, मुझे नहीं लगता कि बताने पड़ेंगे, फिर भी अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस ये लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हो आप। ठीक है। बट जो वायरस है वो लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, उसको देखने के लिए आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हो। ठीक है। मुझे नहीं लगता आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा है अभी तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसा होता है, यूज़ नहीं किया है। लाइट माइक्रोस्कोप तो अपन डेली यूज़ करते ही है। ठीक है। तो वायरसेस नैनोमीटर की रेंज में है, तो वो लाइट माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकता, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये बात अगर वाइवा में थोड़ी हो तो हो सकती है। तो माइक्रोस्कोपी क्या होती है? माइक्रोस्कोपी वही है कि यूज़ ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। अगर इसकी डिफ़ाइन की बात करें, कोई नहीं पूछ रहा है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो कि कहते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है। टू व्यू ऑब्जेक्ट्स एंड एरियाज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। टू व्यू ऑब्जेक्ट्स सीधा लिख लेते हैं, डेट कैनॉट बी सीन विथ नेकेड आई। तो डेफिनेशन याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात जो अपन कर रहे थे उसी को इंग्लिश फॉर्म में लिख दिया, एक लाइन बना दिए कि हाँ भाई माइक्रोस्कोपी क्या है, कि यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप टू व्यू ऑब्जेक्ट्स डेट कैनॉट बी व्यूड बाय अवर नेकेड आइज। ठीक है। तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। अब अपन बात करते हैं, बहुत सारे टाइप्स के माइक्रोस्कोप अपन देखेंगे। ठीक है। लगभग 5 टाइप के हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लिख रहा। ब्राइट फील्ड या लाइट माइक्रोस्कोप है, उसके बाद डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बात अपन करेंगे। उससे पहले एक अच्छे माइक्रोस्कोप की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? ठीक है, कि आप कह सकते हो कि हाँ ये बढ़िया माइक्रोस्कोप है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो 3 प्रॉपर्टीज़ अपन पढ़ेंगे। गुड माइक्रोस्कोप की 3 प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है। एक तो क्या है कि उसका गुड रेजोल्यूशन हो, सबसे पहली प्रॉपर्टी गुड रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन का क्या मतलब है?
रेजोल्यूशन का यही मतलब है, रेजोल्यूशन पावर आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि कोई भी कितना डिस्टेंस, ये मिनिमम, जैसे ये 2 पॉइंट मैंने बनाया तो आपको ये 2 पॉइंट दिख रहा है, अभी भी 2 पॉइंट दिख रहा है, अभी भी 2 पॉइंट दिख रहा है, अब दिख रहे 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट ओवरलैप है बट इतना नहीं देख सकते। तो ये रेंज आपको याद रखनी है कि रिजोल्यूशन पावर आरपी से लिख रहा हूँ मैं, वो अनएडेड ह्यूमन आई, अनएडेड मतलब नॉर्मल अपनी आइज से कितना डिस्टेंस अपन देख सकते हैं। तो कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट 0.2 mm की दूरी पे है या फिर 200 नैनोमीटर की माइक्रोमीटर की दूरी पे है तो अपन देख सकते हैं। तो ये एक एमसीक्यू आया था कि रेजोल्यूशन पावर ऑफ अनएडेड ह्यूमन आई इज़ 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 मिलीमीटर, 0.2 नैनोमीटर, ऐसा आया था। तो 0.2 मिलीमीटर अपन देख सकते हैं, ठीक है। अब लाइट माइक्रोस्कोप से अपन ने बताया बैक्टीरिया देख सकते हैं, पैरासाइट्स देख सकते हैं, तो उनकी रेंज क्या होती है, माइक्रोमीटर के अंदर होती है, तो उसकी रेंज है 0.2 माइक्रोमीटर। तो रेजोल्यूशन पावर लाइट माइक्रोस्कोप का 0.2 माइक्रोमीटर है। और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो नैनोमीटर में है, 0.5 नैनोमीटर, क्योंकि इससे अपन क्या देखते हैं, अपन वायरस देखते हैं और वायरस की रेंज नैनोमीटर में। तो इसकी सबसे ज़्यादा मैग्निफिकेशन पावर होती है, वो अपन लास्ट में देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर जो है वो इसकी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो ये अपन ने रिजोल्यूशन की बात कर ली। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, कि अच्छा कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब अपन कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव कर सकते हैं बाय स्टेनिंग, ठीक है। अपन देखेंगे बहुत सारी स्टेनिंग टेक्निक्स भी देखेंगे लैब डायग्नोसिस में। ग्राम स्टेनिंग मोस्ट कॉमन सबने सुना होगा। तो अपन स्टेनिंग में क्या करते हैं कि डाइज लगा देते हैं। जैसे ये सेल है, इसके ऊपर मैंने मान लो ये मिथाइलिन ब्लू करके डाई लगा दी, तो ये ब्लू कलर का चमकेगा माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये सेल भले ही बहुत छोटा था पर अपन ने इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया ब्लू लाइट लगा के, ठीक है। मैंने काले मार्कर से लगा दिया, मेरे वर्ड्स पे जाना, मेरे लिखने पे तो जाना ही मत, ठीक है। सीधी सिंपल बात है। तो ये हो गया। तो ये स्टेनिंग करने से कॉन्ट्रास्ट बढ़ती है, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रास्ट अच्छा हो। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गुड मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन सबको पता है, मैग्नीफिकेशन तो माइक्रोस्कोप जो आपका होते हैं उसके अंदर लेंस होते हैं, ठीक है। तो ऑक्यूलर लेंस जो होता है, जो सबसे ऊपर आप आंख लगा के जिसमें देखते हो, ठीक है, उसका जो पावर होता है वो 10x का होता है। और ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये तो ऑक्यूलर लेंस एक ही होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो 4 होते हैं, ठीक है। तो सबको पता है 4x होता है, 10x होता है, 40x होता है और 100x होता है, ठीक है। तो 10x को वाले को बोलते हैं स्कैनिंग लेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं लो पावर, इसको बोलते हैं हाई पावर, और इसको बोलते हैं ऑयल इमर्शन, जब आप ऑयल लगा के देखते हो, ठीक है। 100x पे जो आप फिजियोलॉजी में आप वो अपनी पेरिफेरल ब्लड फिल्म बनाते थे, उसके बाद 100x पे ऑयल लगा के देखते थे ना, वो 100x है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये ऑक्यूलर लेंस का मैग्नीफिकेशन और ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन। तो सबसे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन किसका होगा, 10 तो उसका है और 100 इसका है। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप का क्या हो गया, 1000, ठीक है। कोई नहीं पूछ रहा बट एक फिजिक्स है, ऐसे किसी का भी पूछा तो 4 × 10 40 हो जाएगा, 10 × 10 100 हो जाएगा, 40 × 10 400 हो जाएगा मैग्नीफिकेशन। तो सबसे ज़्यादा ऑयल इमर्शन फील्ड का हो गया, ठीक है। तो एक अच्छा माइक्रोस्कोप वही है जिसके पास ये 3 प्रॉपर्टीज़ है, गुड रिजॉल्विंग पावर है, उसके बाद गुड कॉन्ट्रास्ट है और गुड मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की, ठीक है, जो अपन मोस्ट कॉमन वही यूज़ ले रहे हैं। फर्स्ट ईयर में भी लिया आपने, सेकेंड ईयर में भी लोगे, ग्राम स्टेनिंग सब करोगे वो लाइट माइक्रोस्कोप से ही करोगे, ठीक है। तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या करता है, इट फॉर्म्स डार्क इमेज। अभी अपोजिट याद रखना, लाइट माइक्रोस्कोप फॉर्म डार्क इमेज। अपन डार्क माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, वो लाइट इमेज बनाएगा, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। तो फॉर्म डार्क इमेज अगेंस्ट ब्राइटर बैकग्राउंड। तो इसका बैकग्राउंड ब्राइटर होता है, आपको पता है, नीचे आप बल्ब चालू करते हो वो लाइट आती है, तो ब्राइटर बैकग्राउंड के अगेंस्ट ये डार्क इमेज बनाता है जो अपन देखते हैं। इसका प्रिंसिपल वही सीधा सा है कि नीचे लाइट सोर्स है, ठीक है, लाइट सोर्स से रेज आ रही है लाइट की, ठीक है। फिर ये कहाँ से पास होती है, आइरिस डायफ्राम से, ठीक है। आइरिस डायफ्राम से पास होकर जो आपकी स्लाइड पे जो स्पेसिमेन है वहाँ पे लाइट आएगी, ठीक है। वहाँ से फिर गैदर्ड कौन करेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस करेगा, जो भी आपने फिट कर रखा है, ठीक है। चारों में से या 4x है, 10x है, 40x है, 100x है, तो वो ऑब्जेक्टिव लेंस गैदर कर लेगा। उससे फिर क्या हो जाएगी, इमेज जो होगी मैग्नीफाई हो जाएगी, ठीक है। और मैग्नीफाई करने के लिए आपके पास ऑक्यूलर लेंस है जिससे आप देख रहे हो 10x का। तो फाइनली जो मैग्नीफाइड इमेज है वो आपकी आंखों तक पहुंचती है, फाइनली मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनती है जो आप देखते हो। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है। और अपन ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, इसका सबको यूज़ आता है करना, और कोई ऐसा पूछेगा भी नहीं कि क्या करते हैं, ठीक है, बट एक बेसिक आइडिया। उसके बाद अगर अपन बात करें तो दूसरा है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप ये दूसरा टाइप का है। ये भी मुझे नहीं लगता आपने देखा होगा, ठीक है। इसका भी फंक्शन अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्राइट। अब ये डार्क फील्ड है तो ऑब्जेक्ट इसमें ब्राइट दिखता है अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड।
तो ये जो इनके नाम होते हैं, जैसे लाइट है तो वो ब्राइटर बैकग्राउंड, ये अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। इसमें जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है और उसके अंदर जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो चमकता है, ठीक है। बाय यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड, इसमें जो स्पेशल फील्ड कंडेंसर होता है, ठीक है। अभी अपन कंडेंसर की बात करते हैं। तो कंडेंसर कैसा होता है, ऐसा गोला होता है, ठीक है, उसमें से लाइट रेस पास हो रही है, ठीक है। अब इसमें कंडेंसर स्पेशल क्या है कि ये जो बीच का होता है ये पूरा काला होता है, ठीक है, ब्लैक होता है। तो मैं अगर इसको कह सकता हूँ कि ये सेंट्रल ओपेक एरिया है। सेंट्रल ओपेक एरिया है मतलब यहाँ से लाइट नहीं जाएगी, ठीक है। इट ब्लॉक्स द लाइट फ्रॉम एंटरिंग ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और इसका जो पेरिफेरल है वो हॉलो एरिया है, यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट जाएगी और स्पेसिमेन पे फोकस करेगी, ठीक है। और जो भी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वही ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगी, ठीक है, और वही फिर आपके ऑक्यूलर लेंस में जाएगी और उससे ऑब्जेक्ट जो है वो ब्राइट दिखेगा अगेंस्ट डार्कर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड डार्क ये हो गया क्योंकि बीच में सेंट्रल ओपेक एरिया है। तो इसका फंक्शन क्या है, एक ही फंक्शन आपको याद रखना है, ये मैकेनिज्म भी कोई नहीं पूछ रहा है। तो इसके फंक्शन की अगर अपन बात करें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के, तो इसका फंक्शन ये है, इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई अनस्टेन्ड सेल्स, अनस्टेन्ड लिविंग सेल्स, ठीक है, जो स्टेन नहीं हो पाए। और फिर बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे कि कुछ स्पाइरोचीट्स अपन पढ़ेंगे, ठीक है, स्पाइरोचीट्स जैसे कि ट्रेपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस की लैब डायग्नोसिस में मैं आपको बताऊंगा कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते उनको, ठीक है, तो उनको अपन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ये आपका दूसरा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप हो गया। तीसरा अगर अपन बात करें तो होता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो फेस कॉन्ट्रास्ट के अंदर क्या है, अब इसमें वही कॉन्ट्रास्ट वाली प्रॉपर्टी आ गई। इसमें क्या है, अपन कॉन्ट्रास्ट को एनहेंस करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रास्ट इज एनहेंस्ड, ठीक है। तो ये भी वही, इसका भी वही है कि ये क्या करता है, विजुअलाइज अनस्टेन्ड लिविंग सेल्स। इससे भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं अनस्टेन्ड लिविंग सेल्स, कई बार वाइवा में पूछ ले हुए अगर तो, ठीक है। बाय क्रिएटिंग, कैसे करते हैं, बाय क्रिएटिंग डिफरेंस इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो डिफरेंस कर देते हैं कॉन्ट्रास्ट में सेल्स और वाटर के बीच में, तो एक फेज डिफरेंस क्रिएट होता है और वो सब है मैकेनिज्म आपको नहीं जानना है। तो कॉन्ट्रास्ट अपन इन कॉन्ट्रास्ट की अगर अपन ने बात करी थी तो अपन ने बोला था कि कॉन्ट्रास्ट को अपन कैसे सकते हैं, स्टेनिंग से भी बढ़ा सकते हैं। मैंने बताया था डाई से अपन मिथाइलिन ब्लू या क्रिस्टल वायलेट या कोई भी कलर कर दो तो वो सेल के आसपास डाई एक्यूमुलेट हो जाएगी और वो डाई का कलर दिख जाएगा, बट उससे भी कर सकते हैं। बट ये फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप उससे तो नहीं कर रहा है, ये तो डिफरेंस कर रहा है कॉन्ट्रास्ट में ना, और वेव लेंथ आ रही है, ठीक है, वो सब है। उससे करने का क्या डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्टेनिंग जो होगी, स्टेन करेंगे ना तो वो किल कर देंगे लिविंग कंपोनेंट ऑफ माइक्रोब्स, लिविंग कंपोनेंट ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। तो जो लिविंग सेल में जो प्रॉपर्टी होगी ना वो नहीं दिख सकती अपन स्टेनिंग कर देते तो अगर आपको लिविंग सेल्स के अंदर की जो प्रॉपर्टी देखनी है तो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अपन इसकी एप्लीकेशन बात करें तो ये क्या क्या काम आता है, तो एप्लीकेशन की बात अगर अपन करें तो ये इट इज़ यूज़फुल फॉर स्टडिंग माइक्रोबियल मोबिलिटी, माइक्रोबियल मोबिलिटी के अंदर ये काम आता है। उसके अलावा शेप ऑफ लिविंग सेल्स पता चल सकता है। मैंने बताया कि लिविंग कंपोनेंट नहीं मरता है, अगर आप स्टेन कर दोगे तो भी कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा बट लिविंग प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखेगी सेल की, ठीक है। और इंटरनल कंपोनेंट, इंटरनल सेलुलर कंपोनेंट, सेल के अंदर के कंपोनेंट है वो सब इससे देख सकते हैं आप। जैसे सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये स्पिंडल होता है, ये सब जो देखना है तो आप ये इससे देख सकते हो, ठीक है। ये क्यों क्लियरली दिख जाएंगे, क्योंकि इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होता है, उसके कारण ये दिख जाएंगे, ठीक है। तो वैसे कोई नहीं पूछ रहा है ये, बट एक बात है कि अगर इंटरनल कंपोनेंट्स देखने हैं, अगर अपन बोल सकते हैं कि ये एमसीक्यू आया तो नहीं पर आ सकता है, तो कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, तो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, ठीक है। चौथा आता है आपका फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो फ्लोरेसेंस नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी होती है टू जनरेट एन इमेज, ठीक है। इट यूजेस फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी टू जनरेट एन इमेज। तो अब ऐसी कोई बहुत सारी डाइज होती है फ्लोरेसेंट डाइज, ठीक है। अब उनको अपन एक्सपोज कर देते हैं यूवी रेस से, ठीक है, तो वो एक्साइटेड हो जाती है, ठीक है, और फ्लोरेसेंस दिखती है, ठीक है, तो एकदम से चमकते हैं वो। तो ये इनविजिबल जो लाइट रेज होती है, जैसे कि इनविजिबल जो शॉर्ट वेवलेंथ की रेज होती है, शॉर्ट वेवलेंथ रेज होती है, वो आपकी कन्वर्टेड हो जाती है विजिबल लाइट के अंदर, ठीक है, विजिबल लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उससे आप देख सकते हो, ठीक है। तो लॉन्गर वेवलेंथ की विजिबल लाइट में हो सकती है और उससे दिखती है। इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
अपन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसको अंदर। तो कुछ प्रॉपर्टी एक होती है ऑटो फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो ऑटो फ्लोरेसेंस पे बहुत इंपॉर्टेंट अपन जब पढ़ेंगे पैरासाइट, जब भी मैं बताऊंगा आपको कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ग्लो करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली फ्लोरेस हो जाते हैं व्हेन प्लेस्ड अंडर यूवी लैम्प। और उसके अंदर आपको याद रखना है साइक्लोस्पोरा, प्रोटोजोन पैरासाइट है, डायरिया कराता है इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन्स में, अपन वहाँ पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इनकी फैमिली सब साथ में पढ़ेंगे, क्रिप्टोस्पोरिडियम, साइक्लोस्पोरा, आइसोस्पोरा, ठीक है। जब मैं आपको एक स्टोरी भी बताऊंगा इसकी, बट अभी यार ये याद रखना, ठीक है। तो ये अपने आप ऑटो, ऑटो का मतलब क्या, सेल्फ फ्लोरेस करता है अगर इसको यूवी लैम्प के अंडर रखते हैं तो, ठीक है। उसके बाद अपन एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि माइक्रोब्स कोटेड विथ फ्लोरेसेंट डाई, अपन लैब डायग्नोसिस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फ्लोरेसेंट डाई पे अपन माइक्रोब्स के अंदर फ्लोरेसेंट डाई मिला देते हैं, जैसे कि एक्रीडीन ऑरेंज डाई है, डाई का नाम है एक्रीडीन ऑरेंज डाई, ठीक है। ये किसके लिए करते हैं अपन, यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लाज्मोडियम, मलेरिया की लैब डायग्नोसिस में पढ़ेंगे, क्यूबीसी मेथड, इस मेथड का नाम है क्यूबीसी मेथड, क्वांटिटेटिव बफी कोट। नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, अपन आगे हर चीज़ को कवर करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है, आप ऐसे ही देख भी लोगे तो भी कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मतलब देखनी तो है आपको, ताकि आप बाद में जब मैं ये चीज़ रिपीट करूँ तो आपको लगना चाहिए कि हाँ सर ने ये पहले बताया था, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक ओरामीन होती है, ओरामीन डाई, और एक रोडामीन भी होती है, ओरामीन और रोडामीन डाई होती है। ये अपन टीबी की लैब डायग्नोसिस में देखेंगे, ठीक है। माइकोबैक्टीरिया, ट्यूबरकुलस बेसिलाई को डिटेक्ट करने के लिए ये डाई यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी माइक्रोब्स कोटेड विथ फ्लोरेसेंट डाई वाली टेक्निक होगी, ठीक है। तो ये फ्लोरेसेंट हो गई, ठीक है। और भी अपन लैब डायग्नोसिस में एक इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी होती है, ठीक है। जैसे फ्लोरेसेंट डाई है कोई भी, ठीक है, मान लो ये फ्लोरेसेंट डाई है, FD से लिख रहा हूँ मैं, इसको आप किसी भी इम्यूनोग्लोबुलिन से टैग कर दो, ठीक है। इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन कोट हो गई। अब अगर एंटीजन अपनी बॉडी में है तो वो रिएक्ट कर जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, तो इसको इम्यूनोफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो बहुत बेसिक बात है, बट मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी आपको कुछ नहीं आ रहा है, मेरे को ये पता नहीं है कि आप डायरेक्टली देख रहे हो, बीच में से देख रहे हो, स्टार्टिंग से देख रहे हो, एंड में देख रहे हो। मैं ये अभी सोच के चल रहा हूँ कि ये यूनिट मैं पहले ही स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब आपको अभी कुछ नहीं आता है, तो बिल्कुल बेसिक सी बात बता रहा हूँ मैं। आगे जा जाके हर चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट वाला अपन माइक्रोस्कोप देखेंगे जो कि है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये अपन सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका ये किसके लिए करते हैं अपन, वायरस के लिए, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये दो टाइप के होता है, और मैंने साइंटिस्ट के अंदर बताया था, इनको डिस्कवर किसने किया था, अर्नेस्ट रस्का ने, ठीक है। इसका मच बेटर रिजॉल्विंग पावर है, लाइट माइक्रोस्कोप से अपन ने बात कर ली है, ठीक है। तो अब अपन एक काम करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। और इतना ही आपको जानना भी चाहिए मेरे हिसाब से, ज़्यादा जानना भी हानिकारक है, ठीक है। क्योंकि कोई पूछता भी नहीं, और अपन जिस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कोई पूछ ही नहीं रहा तो सही नहीं रहता। तो मैग्नीफिकेशन की बात करता हूँ मैं, मैग्नीफिकेशन लिख रहा हूँ ये, ठीक है, शॉर्ट में। तो मैग्नीफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप का कितना बड़ा अपन ने 100x मैक्सिमम होता है, और 100 × 1000 तो भी अपन 1000 से 1500 मान के चलते हैं। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1 लाख मैग्नीफिकेशन होता है, कितना, 1 लाख। आप सोच सकते हो, मतलब इसीलिए ये वायरस के काम आ रहा है, ठीक है। इसका बेस्ट रेजोल्यूशन कितना है, तो अपन ने रेजोल्यूशन की बात करी थी 0.2 माइक्रोमीटर, और इसका 0.5 नैनोमीटर, तभी ये वायरस को देखने में काम आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा रेडिएशन जो आ रही है, रेडिएशन का सोर्स क्या है, तो विजिबल लाइट जो नीचे बल्ब जला रखा है उससे आ रही है, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बीम्स आती है, ठीक है। तो इट यूजेज एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इसके अंदर लाइट नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है, ठीक है। उसके अलावा मीडियम ऑफ ट्रेवल, जो लाइट रेज है वो किस में ट्रैवल करती है, तो ये तो सिंपल एयर में ही ट्रैवल करती है, इसके लिए क्या चाहिए होता है, वैक्यूम चाहिए होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो स्पेसिमेन जो होता है वो किस पे माउंट कर रखा है, स्पेसिमेन किसके ऊपर है, तो आपकी ग्लास स्लाइड के ऊपर है, नॉर्मल जो आप ग्राम स्टैंड कर रहे हो वही, जो आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लाइड, एक्सपेरिमेंट चालू होने से पहले वो लैब इंचार्ज आपको स्लाइड पकड़ा के जाता है, वो है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो आपने देखा ही नहीं होगा, वो मेटल ग्रिड होती है उसके अंदर, ठीक है, कॉपर का मेटल, कॉपर मेटल होता है, मेटल ग्रिड के अंदर जो है स्लाइड माउंट, स्पेसिमेन माउंट होता है, ठीक है। और टाइप ऑफ लेंस की भी अगर अपन बात करें तो लेंस, ये तो ग्लास लेंस है, ठीक है, और इसके अंदर लेंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बने हुए होते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसकी रिजॉल्विंग पावर 0.5 नैनोमीटर है, 1 लाख टाइम्स मैग्नीफिकेशन है,
ठीक है, ये 2 चीज़ें याद है तो भी बहुत है। और इसकी एप्लीकेशन याद रखनी है कि ये किसके काम आता है, वायरस डिटेक्शन के अंदर, ठीक है, क्योंकि वायरस की रेंज जो है वो नैनोमीटर के अंदर होती है। तो ये वायरस आप किसी से भी डिटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम क्लिनिकल स्पेसिमेन। जैसे किसी को डायरिया हो रहा है, रोटा वायरस का इन्फेक्शन बच्चों में बहुत कॉमन होता है, ठीक है, तो वो आप स्टूल लिया उस बच्चे का, उससे आप वायरस डिटेक्शन कर सकते हो। या फिर कोई टिश्यू कल्चर बना रखा है, उससे भी वायरस डिटेक्शन कर सकते हो। या फिर कोई एंटीवायरल एंटीबॉडीज़ है तो उससे भी आप कर सकते हो। तो वो इम्यून इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपन बहुत अच्छे से आगे हर चीज़ पढ़ेंगे। अभी आपको मेरा मोटिव सिंपल सा ये है कि आपको माइक्रोस्कोप के बारे में बस जानकारी हो, आप बता सको कि कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं और सब में क्या क्या थोड़ा थोड़ा क्या क्या डिफरेंस है, इतना बता सको, बस इतना जानना है। और इस वीडियो में लास्ट में मैं कह रहा हूँ वो बात सुन लेना। सबसे पहले तो रेंज की बात कर दी थी अपन ने कि रेंज आपको याद होनी चाहिए। बैक्टीरिया फंगस पैरासाइट की नहीं होगी तो भी ज़रूरी नहीं है, बस माइक्रोमीटर की रेंज याद होनी चाहिए। बट वायरस की ये जो 20 से 300 नैनोमीटर ये MCQ एक आया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अपन ने बात करी थी गुड माइक्रोस्कोप की 3 प्रॉपर्टीज़, गुड रिजल्विंग पावर, गुड मैग्निफिकेशन एंड गुड कॉन्ट्रास्ट। फिर सबसे पहले अपन ने लाइट माइक्रोस्कोप देखा, फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप देखा, उसके बाद अपन ने देखा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फिर फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच में डिफरेंसेस देखे थे, वो भी अभी तक पूछे नहीं गए हैं बट बेसिकली आपको आने चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है, तो फिर ये वीडियो को अपन यहीं पे विराम देते हैं। अब अपन अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ी जनरल माइक्रो। वैसे आपको बोरिंग टाइप तो नहीं लग रही ना? वैसे बताना मुझे बोरिंग लग रही हो तो और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो क्रिएट कर ही रहे हैं अपन, बीच बीच में मजाक मस्ती भी कर ही रहे हैं, ठीक है। और भी अपन इम्प्रूव करेंगे अगर आप थोड़ा बताओगे तो। वैसे थोड़ी बोरिंग तो ये माइक्रोस्कोपी माइक्रोबायोलॉजी वैसे ही है। और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के साथ ही अपन ऐसे टॉपिक चालू कर रहे हैं जहाँ इन्फेक्शन आपको कुछ नहीं आ रहा। आपने सर पहले तो बताया था इन्फेक्शन को कैसे डायग्नोस करना, ट्रीट करना, वो आना चाहिए, वो तो आप बता ही नहीं रहे हो। तो धीरे धीरे अपन सिस्टमिक बढ़ेंगे जब ये चीज़ें आएगी, ठीक है। तो शुरू में तो अपन को जनरल जब ये सब नॉलेज होगा ना, जब ये चीज़ें कोई भी आप इन्फेक्शन पढ़ोगे, TB पढ़ रहे हो उसकी लैब डायग्नोसिस है, उसमें सब आएगी, माइक्रोस्कोपी आएगी, कल्चर आएगा, है ना, माइक्रोस्कोपी में कौन सी वाली करनी है। तो ये सब चीज़ें पर आपको पहले से एक ब्रीफ आइडिया थोड़ा बहुत भी होगा ना, तो जब आपको रटना नहीं पड़ेगा। मेरा मेन कंसेप्ट यही है। मैं डायरेक्ट भी चालू कर सकता हूँ वो, पर डायरेक्ट भी आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन अगली वीडियो में मॉर्फोलॉजी देखेंगे, फिजियोलॉजी देखेंगे बैक्टीरिया की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।